अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइगन्स प्रिंसिपल और हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो डिराइव करेंगे आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या जैसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है वो हाइगन्स प्रिंसिपल की बुनियाद पे डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइगन प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हाइगन प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट आप किसको कहते हैं। तो वेव फ्रंट अगर आपके पास इस तरह से वेव्स हैं जो यहाँ पे बॉटम में अगर आप देखें तो मैंने ड्रॉ की हुई हैं। ये वेव्स अगर राइट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और इन वेव्स के जो इन फेज पॉइंट्स हैं, जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पे मैंने डॉट लगा के मेंशन किए हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स को जब आप मैच करेंगे तो जो आपके पास लाइन या प्लेन बनेगा उसको आप वेव फ्रंट कहते हैं। सो दिस इज वेव फ्रंट। तो ये हमारे पास वेव फ्रंट है इस केस में। तो नाउ हाइगन प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि वेव फ्रंट पे जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जिस तरह से अगर आप जो फर्स्ट फिगर है उसको अगर आप देखें तो जो यहाँ पे हमारे पास ये वेव फ्रंट हमारे पास है ए और बी, यानी कि कोई वेव्स आ रही थी उनके आपने सिमिलर पॉइंट्स जो हैं वो मैच किए ए से लेके बी पॉइंट तक, तो आपके पास एक वेव फ्रंट बन गया ए बी, जिसको आप वेव फ्रंट कह सकते हैं। अब अगर आप इस वेव फ्रंट पे डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करें, जिस तरह से ये पॉइंट्स जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कंसीडर किए गए हैं, तो इन पॉइंट्स को जो है न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट कंसीडर किया जा सकता है। इनको आप ये समझ सकते हैं कि ये सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, वही सोर्स ऑफ लाइट है जो यहाँ पे इनिशियल सोर्स ऑफ लाइट था जिसने ये वेव फ्रंट जो है प्रोड्यूस किया था, ए बी वेव फ्रंट। तो अब हमारे पास ए बी वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास न्यू सोर्सेज कंसीडर आप इनको कर सकते हैं, यानी कि इनको आप लैंप्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और ये न्यू सोर्सेज जो हैं न्यू वेवलेट्स जनरेट करेंगे। तो जो वेव फ्रंट पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये जो न्यू वेव्स जनरेट करेंगे उनको आप वेवलेट्स कहते हैं। ये स्फेरिकल वेवलेट्स बनेंगी, सर्कुलर शेप में आपके पास ये बनेंगी। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है वो ये जनरेट करेगा और आपके पास जो ये लास्ट पॉइंट है वो इस वेव फ्रंट को जनरेट करेगा, इस वेवलेट को जनरेट करेगा। अब इन सारे वेवलेट्स के सिमिलर पॉइंट्स को मैच करके आप एक न्यू वेव फ्रंट जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं, जिसको ए प्राइम बी प्राइम के तौर पे शो किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा, यानी कि ए प्राइम बी प्राइम जो है ये न्यू वेव फ्रंट है आपके पास, और ए प्राइम और बी प्राइम जो है ये हमारे पास न्यू वेव फ्रंट है। और ए और बी जो था हमारे पास ये ओल्ड न्यू वेव फ्रंट था। तो इसको आप ओल्ड वेव फ्रंट कह सकते हैं और इसको आप न्यू वेव फ्रंट कह सकते हैं। इसी तरह ये तो हमारे पास प्लेन वेव का केस था। आप इसी तरह स्फेरिकल वेव का केस कंसीडर कर सकते हैं, और ए और बी जो वेव फ्रंट है इसको आप ओल्ड वेव फ्रंट कंसीडर कर सकते हैं। और इस ओल्ड वेव फ्रंट पे आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिस तरह से ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इन पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल आप न्यू सोर्सेज कंसीडर कर सकते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट कंसीडर कर सकते हैं। और ये पॉइंट्स जो हैं न्यू वेवलेट्स जनरेट करेंगे। इसने ये वाला वेवलेट जनरेट किया, इसने ये वाला किया, इसी तरह इसने ये, और सिमिलरली हर पॉइंट ने अपना वेवलेट स्फेरिकल वेवलेट जनरेट किया। अब इन सारे वेवलेट्स के सिमिलर पॉइंट्स को आप मैच करके ज्वाइन करके, जिस तरह से डॉटेड लाइन से ज्वाइन किए गए हैं ए प्राइम और बी प्राइम की फॉर्म में, तो आप न्यू वेव फ्रंट स्फेरिकल भी जनरेट कर सकते हैं। तो चाहे प्लेन वेव फ्रंट हो चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, वो वेव फ्रंट न्यू प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। और जो इस वेव फ्रंट का रेडियस होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वेवलेट है, अगर आप इसको कंप्लीट करें तो ये एक स्फेरिकल शेप में बनेगा, तो इसका एक सर्टेन रेडियस होगा आर। इसी तरह यहाँ पे भी इस वेव फ्रंट का एक सर्टेन रेडियस आर है। तो ये रेडियस जो है बेसिकली इक्वल होगा जो आपके पास यूजुअल फार्मूला होता है डिस्टेंस का या वेलोसिटी का, इनटू वी टी। आर इक्वल्स टू वी टी, जो रेडियस है न्यू वेव फ्रंट का वो वी टी के इक्वल होगा। और v क्या है, v जो है वो वेलोसिटी है लाइट की इन दैट मीडियम। अगर तो आपके पास मीडियम वैक्यूम है तो v जो है वो सिंपली c के इक्वल हो जाएगी। और अगर मीडियम आपके पास कोई और है तो वेलोसिटी जो है आपको पता है लाइट की डिफरेंट मीडियम्स में चेंज हो जाती है।
तो ये v जो है आप उस मीडियम की यूज करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज हाइगन प्रिंसिपल विच इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट्स यूजिंग द ओल्ड वेव फ्रंट। Now we are going to derive the law of reflection using the Huygens principle। अगर तो Huygens principle true है तो इसका मतलब ये है कि Huygens principle को सेटिस्फाई करना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या Huygens principle की बुनियाद पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो डिराइव कर सकें। अगर यहाँ पे आप ये फिगर देखें तो हम यहाँ पे टू वेव्स कंसिडर कर रहे हैं, और वो टू वेव्स हैं हमारे पास। एक वेव रे 1 है, इनको रेज कह लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इनको रे कहना ज्यादा बेहतर होगा। रे 1 और रे 2 है हमारे पास। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों रेज जो हैं वो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे सेम टाइम पे पहुंचती हैं। रे 1 स्ट्राइक्स द पॉइंट ए एट दिस इंस्टेंट, द वेव एट ए सेंड्स आउट अ हाइगन वेवलेट एट डी। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का आपके पास मतलब ये है, तो इस बात का आपके पास मतलब ये है कि जब रेज जो हैं दोनों पॉइंट ए और बी पे सेम टाइम पे पहुंचेगी, तो जो रे 1 है आपके पास वो क्या करेगी, उस रे ने पॉइंट ए से एक वेवलेट सेंड किया पॉइंट डी पे, ठीक है जी। तो ए से वेवलेट जाएगा पॉइंट डी पे, और जब रे नंबर 2 जो है वो पॉइंट बी पे पहुंची थी तो उसी टाइम उसने जो वेवलेट सेंड किया वो उसने वेवलेट सेंड किया एट पॉइंट सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि मीडियम भी आपके पास सेम है और उसके साथ साथ दोनों रेज जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे सेम पहुंची थी, तो हम अगर फाइनल पॉइंट्स को देखें तो ए और बी आपके इनिशियल पॉइंट्स हैं। ए और बी हमारे इनिशियल पॉइंट्स हैं, जबकि हमारे पास जो डी और सी पॉइंट्स हैं वो फाइनल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे सेम टाइम जो है वो ए से डी तक जाने में वेवलेट को लगा है और सेम टाइम बी से सी तक वेवलेट को जाने में लगा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस ए डी है वो इक्वल्स टू बी सी होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों रेज के लिए मीडियम सेम है, तो स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी यानी कि v होगी। दोनों के लिए टाइम भी सेम है, तो इसलिए दोनों रेज जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो इक्वल होगा। सो ए डी डिस्टेंस जो है वो बी सी डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास अगर दो ट्राइंगल्स जो बन रही हैं उनको अगर आप कंसिडर करें तो ए सी डिस्टेंस दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम है। ट्राइंगल्स हम कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? पहली ट्राइंगल है हमारी ए बी सी, ए से बी और सी तक की ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल है हमारी ए डी सी, ए डी और सी तक की ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखें तो उनमें ए सी साइड आ रही है। दोनों ट्राइंगल्स की ए डी और बी सी साइड भी सेम है, तो यानी कि टू साइड सेम है। तो ये कंकरेंट आपके पास कंग्रुएंट ट्राइंगल्स सॉरी आपके पास बनेंगी, जिसका मतलब ये है कि इनकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी और उसके साथ साथ इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो रे 1 को हमने एज्यूम किया है कि वो थीटा 1 बनाती है नॉर्मल लाइन के साथ, जो डॉटेड लाइन यहाँ पे शो की गई है, तो ये थीटा 1 एंगल बनाती है। इसी तरह जब ये रे 1 जो है वो रिफ्लेक्ट होती है तो ये थीटा 1 प्राइम पे रिफ्लेक्ट होती है। अभी हमें नहीं पता कि थीटा 1 और थीटा 1 के दरमियान, थीटा 1 प्राइम के दरमियान क्या रिलेशन है, लेकिन अगर तो हाइगन्स प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब यह है कि थीटा 1 जो है वो थीटा 1 प्राइम के इक्वल होना चाहिए। यही बात हमने प्रूव करनी है, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हमेशा आपस में इक्वल होता है। यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। और इसके साथ साथ हमने ये एज्यूम किया है कि जो रे नंबर 2 है वो जब आके पॉइंट सी को हिट करती है तो वो बाउंड्री सरफेस के साथ, इंटरफेस के साथ एंगल गैमा बनाती है। इसी तरह जो लाइन या वेवलेट ए डी है, ए डी जो पाथ है वेवलेट की, वो गैमा प्राइम एंगल बनाती है इंटरफेस के साथ। तो अब हमारे पास ये टू ट्राइंगल्स बन रही हैं। इनको अगर आप गौर से देखें तो इन ट्राइंगल्स को यहाँ पे हाईलाइट कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन रही है, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल को हम एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देते हैं। सो उसको, ये हमारी दूसरी ट्राइंगल बनेगी।
ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं। इन दो ट्राइंगल्स को अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारी ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरी हमारी ट्राइंगल है ए डी और सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पे अब स्टडी करना है। तो ए सी और बी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है आपके पास। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है गैमा। ए बी सी ट्राइंगल में ये एंगल आपके पास गैमा के इक्वल बन रहा है। इसी तरह जो ट्राइंगल ए डी सी है आपके पास, तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए डी और सी है, और इस ट्राइंगल का ये पॉइंट एंगल जो ए पॉइंट पे बन रहा है वो एंगल बन रहा है गैमा प्राइम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियरली हमारे पास जो ए सी साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसको आप हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी। और थीटा के सामने गैमा प्राइम के सामने वाली साइड यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह यहाँ पे गैमा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड को आप यूजुअली परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं। फिर ये साइड आपके पास बेस हो जाएगी, जो रिमेनिंग साइड है, थर्ड साइड है, वो बेस बन जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखें तो इन दो ट्राइंगल्स से आपके पास कॉस गैमा जो है फर्स्ट ट्राइंगल से वो आ जाएगा। कॉस गैमा आपके पास किसके इक्वल होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस अवर हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है आपके पास बी सी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है आपके पास ए सी। तो कॉस गैमा आपके पास आ जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। सिमिलरली यहाँ पे देखें अगर आप, तो कॉस गैमा प्राइम आपके पास आ जाएगा अगेन बेस अवर हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू है आपके पास ए डी, जबकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी। तो कॉस गैमा प्राइम हमारे पास आ जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। अगर आप वापस चलें पिछली स्लाइड पे, तो यहाँ पे हमने चेक किया था कि डिस्टेंस ए डी जो है वो बी सी डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो ए डी और बी सी डिस्टेंस क्योंकि आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी हम ए डी की जगह बी सी लिख सकते हैं, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। क्यों हमने ये ए डी की जगह बी सी लिखा है? क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड पे देख सकते हैं कि ए डी और बी सी डिस्टेंस जो है वो आपस में इक्वल है। सो कॉस गैमा की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं और कॉस गैमा प्राइम की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अगर अब आप कॉस गैमा और कॉस गैमा प्राइम की वैल्यूज यहाँ पे देखें तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास इक्वल हैं। सो आप लिख सकते हैं कॉस गैमा इक्वल्स टू कॉस गैमा प्राइम। तो कॉस गैमा जो है आपके पास कॉस गैमा प्राइम के इक्वल आ चुका है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री से हमें कुछ और इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, इसलिए ये कलर्स जो हैं वो मैंने यहाँ से अरेज कर दिए हैं। तो वो जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर है वो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें अपने एंगल्स को, तो हमारे पास फर्स्ट एंगल जिसको हमने कंसीडर करना है वो है एंगल गैमा। ठीक है, एंगल गैमा को हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे रे 1 और रे 2 जो हैं दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो रे 2 अगर एंगल गैमा बना रही है यहाँ पे विद द बाउंड्री, तो रे 1 भी आपके पास यहाँ पे एंगल गैमा बनाएगी विद बाउंड्री, क्योंकि दोनों रेज आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो दोनों का एंगल क्या होगा? आपके पास सेम होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रे नंबर 1 आ रही है। ठीक है, और ये अपना एंगल जो है यहाँ पे गैमा बना रही है, और इसी तरह ये रे जो है वो बाउंड्री के साथ ये जो एंगल है उसका थीटा 1 है नॉर्मल के साथ। सो ये एंगल थीटा 1 है। तो इस ज्योमेट्री से आप इजीली देख सकते हैं कि गैमा प्लस थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा 1। तो गैमा की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह अब हम आते हैं अपने दूसरे एंगल गैमा प्राइम की तरफ। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों एंगल्स जो हैं गैमा और गैमा प्राइम और थीटा 1 प्राइम, इन दोनों का सम जो है आपके पास 90 डिग्री के इक्वल बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि गैमा प्राइम प्लस थीटा 1 प्राइम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो गैमा प्राइम इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा 1 प्राइम। तो गैमा और गैमा प्राइम की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इनको हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेंगे।
इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आपके पास cos gamma इक्वल्स टू cos gamma प्राइम है, सो इसको आप लिख सकते हैं gamma इक्वल्स टू gamma प्राइम। अब gamma और gamma प्राइम के हम वैल्यूज जो हैं यहाँ पे पुट कर देंगे। gamma की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा 1 और gamma प्राइम की वैल्यू है आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा 1 प्राइम। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपके पास क्लियरली थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 1 प्राइम आ जाएगा, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। थीटा 1 जो था आपके पास इंसिडेंट एंगल था फॉर रे 1 और थीटा 1 प्राइम जो था वो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था फॉर रे 1। तो दोनों एंगल्स जो हैं वो आपके पास इक्वल हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पे कि इंसिडेंट एंगल जो है थीटा इंसिडेंट वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल है। यही बात हमने प्रूव करनी थी और ये बात हमने हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करते हुए प्रूव कर ली। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल की बुनियाद पे स्नेल्स लॉ को किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो स्नेल्स लॉ को हम डिराइव करेंगे यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।